यहाँ पे जो, ठीक है ना। और ये जो भीड़ थी लोगों की, ये जब एक दूसरे से इधर इधर जाने लगी और ये सारी भीड़ उधर जाने लगी, ये सारी भीड़ आपस में, ये सारी भीड़ एक दूसरे को पास करते हुए निकल गई। लेकिन यहाँ पे पास्ट थोड़ी होगा, या तो पास्ट होगा। अब देखो क्या होगा अगर मैं इसको कहूं पास्ट ईच अदर एंड अमेज्ड अस, तो कहोगे अब दो में मैं कैसे करेक्शन करूं कि हड़बड़ाती हुई दो भीड़ एक दूसरे को पास की और हमें ताज्जुब में डाल दी, है ना। लेकिन यहां पर हम दो एरर तो नहीं निकाल सकते, तो हम ऐसे कह सकते हैं जो हरिंग क्राउड था, यानी हड़बड़ाती हुई जो भीड़ थी लोगों की, वो पासिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को पास करते हुए हड़बड़ाती हुई भीड़ थी, उसने हमें अचंबे में डाल दिया। अब देखो मीनिंग समझो पहले। हड़बड़ाती हुई भीड़, एक दूसरे से गुजरती हुई जो हड़बड़ाती हुई भीड़ थी, यानी यहां पे दो है, दो V1 ING आ रहा है, देखो, है ना। क्लियर? क्लियर बोलो। ओके चलो मैं दे देती हूँ। इस पर एक क्वेश्चन देना चाहते हो, लेना चाहते हो क्या इस टाइप के स्ट्रक्चर पे? चलो मैं देती हूँ। आपको दो V1 ING चाहिए ना, कि मैम दो V1 ING कैसे आ रहा है ये बताओ मुझे। चलो एक ही स्ट्रक्चर में एक ही सेंटेंस में बनाओगे। कल्पना बहुत तेजी से काम कर रही है बेटा आप बुक पे। पहले तो जब खुल गया था ना ऑफलाइन, तब तो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी मैं। अब बहुत तेजी से काम कर रही हूँ, देखो। बताओ क्या बनाया। अब देखो अगर दो V1 ING का मैं आपको बताऊं ना, तो रोती हुई लड़की है और वो शिकायत भी कर रही है अपने फादर के खिलाफ, और इस चीज ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। देखो द क्राइंग गर्ल, कंप्लेनिंग against her father, ने हमारा ध्यान खींचा, attracted और attention। देखो देखो आप लोग क्या है ना, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना रहे हो टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे शिशुपाल बनाया है, वीपिंग गर्ल वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट अ फादर, फिर हु नहीं आएगा बेटा, एंड शी अट्रैक्टेड अवर अटेंशन, ऐसे हो जाएगा, है ना। देखो मैंने एग्जैक्टली इस सेंटेंस का 7 का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया है। देखो द क्राइंग गर्ल
complaining against her parents, against her father, attracted our attention. ठीक है, सेंटेंस का डिफरेंट स्ट्रक्चर सोचो, अदरवाइज अगर खाली इंग्लिश बोलोगे तो ऐसे बोल सकते हैं, द गर्ल वॉज क्राइंग एंड कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर फादर एंड दिस अट्रैक्टेड आवर अटेंशन टुवर्ड्स हर, है ना, हमने कंजंक्शन लगा दिया, 2-3 सेंटेंस में तोड़ दिया, चलेगा। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर में बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा? द क्राइंग गर्ल कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर फादर, इस लड़की का दोनों गुण वहीं पर बता दिया, क्राइंग गर्ल कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर फादर, और इसको मैंने कह दिया अट्रैक्टेड अवर अटेंशन। ठीक है अंकिता, सही है। फिर आदेश, फर्स्ट गो थ्रू वॉल्यूम 1, वोकैबुलरी वॉल्यूम 1 का भी करो। मेरा जो शीट है उसको A4 साइज में ऑलरेडी आप लोग का लोड कर दिया है मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट में, ताकि आप उसको उससे निकाल लो, है ना, आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो। अभी बेटा वोकैब का बुक मैं बना रही हूँ, और जब बनाती हूँ ना बुक तो फिर उसमें भयंकर काम हो जाता है, मेरा से जल्दी बुक नहीं बनता, क्योंकि जब बुक बनता है तो बहुत अच्छे लेवल का बुक बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। चलो नेक्स्ट आओ, कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर फादर। बेटा हो गया? नहीं राहुल, जो वोकैब होगा ना बेटा वो क्लास नोट से बिल्कुल अलग ही होगा, जो क्लास में दे रहे हो बिल्कुल अलग होगा वो, ठीक है। मतलब मोर और लेस सेम ही वोकैब्स होंगे लेकिन अलग तरीके से होंगे। बीइंग इन ऑ ऑफ देम, द यंग मैन फॉलोड देयर डायरेक्शन टू अ टी। टू अ टी का मतलब होता है, ये ईडियम एंड फ्रेज में आता है, इसका मतलब है जैसा बोला था वैसे ही, है ना। बीइंग इन ऑ ऑफ देम यानी उनसे डर में, उनसे वो डरा हुआ था, इन लोगों से ये आदमी डरा हुआ था। कौन आदमी? द यंग मैन। और इस यंग मैन ने सारे डायरेक्शंस को बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जैसा उसे कहा गया था। ओके, बीइंग इन ऑ ऑफ देम, कौन था बीइंग इन ऑ? ये था। फॉलो किसने किया सारे आदेश को? इसने। हो गया यंग मैन बीच में, खत्म मामला। While crossing the road, रोड क्रॉस करते हुए, अ स्नेक, अच्छा स्नेक रोड क्रॉस कर रहा था? नहीं भाई, मैं रोड क्रॉस कर रही थी। तो क्या होना चाहिए? वो रोड क्रॉस कर रहा था, है ना, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था, तो इस लड़के ने स्नेक देखा और इस लड़के ने रोड क्रॉस किया, बस यही ऑप्शन सही लग रहा है। While crossing the road, he saw a snake. देखो कितना अच्छा से बन रहा है। अननेसेसरी तरीके से हम अलग उसको अलग तरीके से बनाए तो ठीक नहीं, ठीक है ना। क्लियर? देखो राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, हॉर्स के ऊपर वो राइड करता हुआ जा रहा था। द टाइगर, टाइगर थोड़ी राइड कर रहा था, कोई व्यक्ति राइड कर रहा होगा ना, तब फिर राइडिंग अपॉन द टाइगर, टाइगर के ऊपर थोड़ी राइड करेगा कोई। द टाइगर जम्प्ड एट हिम, टाइगर उस पर कूद पड़ा। while he was riding upon his horse, yes, ये मीनिंग दे रहा है सही।
है ना? सही मीनिंग जो दे उसको चुनेंगे ना। देखो, ऑ का मतलब होता है डर बेटा। सब जगह ईट थोड़ी लगा रही हूं मैं। देखो, टाइगर उस पर कूद पड़ा जब वो राइड करता हुआ हॉर्स को जा रहा था। ठीक है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए सेंटेंस का। वॉकिंग अलोंग द रोड एंड ओल्ड मैन, ठीक तो लग रहा है कि ये रोड पर कौन चल के जा रहा था? ये ओल्ड मैन। रन ओवर द लॉरी, भाई आदमी लॉरी के ऊपर थोड़ी कुचल देगा, है ना? आदमी लॉरी से कुचला जाएगा ना। ये तो सही लग रहा था यहां तक कि भाई कौन चलता हुआ जा रहा था? एक ओल्ड मैन। यहां तक तो सही लगा, लेकिन आगे जब पढ़े तो रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। आदमी लॉरी को थोड़ी कुचलेगा, आदमी को कुचलेगा ना लॉरी। इसका मतलब है, मीनिंग तो मैं समझ गई क्या बोलना चाह रहा है। आप देखते हैं, वॉकिंग अलोंग द रोड एंड ओल्ड मैन रैन बिहाइंड द लॉरी। भाई क्यों पीछे दौड़ेगा? रनिंग अलोंग द रोड, अब रन क्यों करेगा? रनिंग अलोंग द रोड द लॉरी, ओके, लॉरी चल रही थी सड़क पे। रन ओवर एंड ओल्ड मैन, ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। द लॉरी रन ओवर एन ओल्ड मैन वॉकिंग अलोंग द रोड, अब ये सही लगा, ज्यादा अच्छा। देखो, बेस्ट ऑप्शन कि लॉरी रन ओवर, कुचल दिया। रन ओवर का मतलब होता है बेटा कुचल देना, है ना? 10 में इट क्यों नहीं आया? क्या यार, मीनिंग नहीं समझ में आता है तुम लोगों को क्या? सेंटेंस का क्या प्रॉब्लम है? बीइंग इन ऑफ देम, भाई यंग मैन को डर था। अब इट कहां से लगा दूं मैं और क्यों लगा दूं? मैंने क्या कहा था? इट आता है टाइम के लिए, डे के लिए, वेदर के लिए, रेनी डे के लिए आया था। सब जगह मैं इट लगा दूं अननेसेसरली? सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है पढ़ के तुम लोग को, कि खाली बस ऐसे ही किए जा रहे हो? ये देखो, रन ओवर somebody means to drive over someone with a vehicle, कुचलना। Since a man cannot run over a lorry, so here the main subject should be the lorry होगा यार, दे लॉरी नहीं, द लॉरी। ठीक है, 13 का ऑप्शन 3 है। ठीक है, चल नेक्स्ट आओ। और इन सब में एक चीज मार्क करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों सेम टाइम पे हो रहा है। वो आदमी चल के जा रहा था, लॉरी उसको कुचल दिया। यहाँ पे 14 में भी बारिश हो रही थी, इसलिए मैच को बीच में रोकना पड़ा। 15 में भी हिल टॉप पे बैठा था, सन नीचे जा रहा था, उसको वो देख रहा था, है ना? सब में V1 ING आ रहा है, ध्यान से देखो। हो गया? देखो, बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड, रेनी डे हम नहीं है भाई, इट बीइंग अ रेनी डे, सिटिंग ऑन द हिल टॉप द सन, भाई सन हिल टॉप पे नहीं बैठा हुआ था,
कौन बैठा हुआ था? कोई लड़का बैठा होगा तो ही लगा दो। अब दोनों तरफ का काम चल गया। सिटिंग ऑन द हिल टॉप, कौन? ही। वॉच द सन गो डाउन, कौन? ही। यानी यही बैठ के दोनों काम कर रहा था। हिल टॉप पे बैठा हुआ था और सन को पूरा नीचे जाते हुए देखा। देखो, गो, गो का मतलब समझ रहे हो ना? वर्ब का बेस फॉर्म, जो मैंने नहीं कहा था शुरू, मतलब अंत तक काम देखना करना, वही वाला है। देखो, वर्ब का बेस फॉर्म है ना? देखो, from the structure it seems that we is the subject of a clause being rainy day, which gives wrong sense. Hence add it before being a rainy day to give it a proper subject. 14 में proper subject तो दोगे ना? Here from the given structure it seems that the sun is the main subject of the sentence, which gives wrong meaning to the sentence. He is the subject of both the parts, इसीलिए ऑप्शन 1 में है ना? नेक्स्ट, ओके अंकिता, मिस हो गया होगा उसमें। 8 और 9 क्वेश्चन स्किप कर दिया मैंने। हो गया ये? Being ill he came to work. बीमार होने के कारण वो वर्क पर आया? नहीं ना, बीमार होने के बावजूद वो आया काम पे। ये है जो बेहतर मीनिंग देता है। सही मीनिंग भी तो देना चाहिए ना। एंड बीइंग अ वेट डे ही स्टेड, भाई इट बीइंग अ वेट डे होगा। इट वाला सेंटेंस तो कई है, ठीक है ना? ओके, visitors to the zoo are amused by the monkeys playing in the cages. कौन से monkeys? जो cages में खेल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं यानी going on action है। Being a sunny day, it being a sunny day, क्यों? क्योंकि आगे आई। I decided to stay at home and take a nap. Nap का मतलब होता है एक झपकी लेना, ठीक है? क्लियर? अब यहां सब जगह आप एक चीज मार्क कर रहे हो। बारिश हो रही थी, मैं घर में रहा। बीमार था, फिर भी मैं आया। यानी दोनों सेम टाइम पे हो रहा है। जब सेम टाइम पे हो रहा है तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा रहे हम। अगर क्या होगा, अगर एक एक्शन खत्म हो गया उसके बाद दूसरा हुआ, है ना? देखो, एक एक्शन खत्म हो गया तब दूसरा हुआ, उसमें क्या होगा वो देखो। इसको इसको रीड करो अच्छे से पहले।
पावर्टी। गरीबी से ड्रिवन का मतलब होता है बिल्कुल त्रस्त होके, परेशान होके, बिल्कुल जिसको ढकेल दिया लोगों ने, है ना, ढकेल दिया गरीबी ने। द माइग्रेंट्स मूव टू मेट्रोपोलिसेस। मेट्रोपोलिसेस का मतलब होता है जो आप कहते हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बेटा मेट्रोपॉलिटन सिटीज वर्ड गलत है, ठीक है ना, मेट्रोपोलिसेस होता है। एक है तो मेट्रोपोलिस, बहुत सारे हैं तो मेट्रोपोलिसेस। तभी देखते हो दिल्ली मुंबई में बहुत सारे लोग यूपी बिहार तरफ से आते हैं, क्यों? क्योंकि वो गरीबी से त्रस्त हो चुके होते हैं, इसलिए आते हैं। ड्रिवन बाय पॉवर्टी, दोनों एक साथ नहीं हुआ है। पहले गरीबी से त्रस्त हो गया, उसके बाद आया है वो कहां? शहरों में। यहां पर भी बिल्कुल नफरत से अंधा हो गया, तब वो वहां गया अपने बंदूक के साथ। यानी जब सेकेंड एक्शन follows the first action and the second action is the result of the first action. Second action क्या है? Follows the first action, और second action हुआ क्यों? It is the result of the first action. अब आप देखोगे अगर हम इनको दो सेंटेंस में तोड़ना चाहे ना तो तोड़ लेंगे। कैसे? The migrants, पहला को हम पैसिव वॉइस में बना सकते थे। The migrants were driven by poverty and so they moved to metropolises. He was blinded in hatred and so he went there with a gun. मेरे पास दो सेंटेंस हो रहा है, एक पहला एक्टिव पैसिव वॉइस, दूसरा एक्टिव वॉइस। अब हमारा है कि भाई पहला पैसिव वॉइस है, दूसरा एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट तो दोनों का सेम है, मतलब एक में ऑब्जेक्ट है, वो है ना, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। तो भाई मैं दो बार क्यों लगाऊं? क्योंकि ड्रिवन बाय पॉवर्टी भी तो यही माइग्रेंट ही थे, और शहरों में गए हैं तो यही माइग्रेंट ही तो गए हैं। फिर मैं दो बार लगाने की जरूरत क्या है मुझे? तो मैं क्या करूंगी, पहला वाला से पूरा गायब कर दिया, ये पैसिव वॉइस गायब ही कर दिया। याद रखना, पहला पार्ट अगर पैसिव वॉइस बना सकते हो सेम ऑब्जेक्ट से जो सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट है, तभी आप बनाना, ठीक है। देखो ब्लाइंडेड इन हेट्रेड कौन थे? ये लड़का था, और गया कौन? ये लड़का गया। ब्लाइंडेड का मतलब होता है अंधा हो जाना, करने देना, हो जाना, पैसिव वॉइस है, देखो, है ना। और अगर इसी को अगर मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा तो देखो, द माइग्रेंट्स वर ड्रिवन बाय पॉवर्टी सो दे मूव टू मेट्रोपोलिसेस। देख रहे हो? अब चलो आपको मैं 4-5 सेंटेंसेस, 3 से 4 सेंटेंस और हैं, जरा देख लो। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेंटेंस देखो और उसका मीनिंग देखना। एक सेकेंड।
ध्यान से देखो, burnt beyond recognition, the bodies remained unclaimed, मतलब इसका मतलब है कि पहचान ही नहीं जा रहा था कि बॉडी किसका है। देखते हो ना, कोई फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश, उसमें बॉडीज पहचान में नहीं आती है, वही तो कह रहा है। द बॉडीज वर बर्न्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, पैसिव वॉइस पहला पार्ट, एंड सो दे रिमेन्ड अनक्लेम्ड। दूसरा का भी देखो, सब्जेक्ट सेम ही है, ऑब्जेक्ट सेम ही है। इंजर्ड इन द एक्सीडेंट he was taken to hospital, मतलब तो वही है, he was injured in the accident and so he was taken to hospital, दोनों में ही है। देखो, enchanted with the beauty of the mountain की ब्यूटी से मंत्रमुग्ध होकर, I continued my trekking, मैंने अपना ट्रेकिंग कंटिन्यू रखा, यानी I was enchanted, बहुत मंत्रमुग्ध हो गया था माउंटेन के ब्यूटी से, और इसीलिए मैंने अपना ट्रेकिंग कंटिन्यू रखा। इसका मतलब है कि आप ये तब सीख लेते हो जब आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, ये सब सीख लेते हो, टेंस वगैरह। लेकिन जब आपको ये नहीं, आपको मैं ये स्ट्रक्चर बोलूं, तब कैसे बनाओगे वो डिपेंड करता है कि क्या आप दोनों को मिला के समझ रहे हो। एनकरेज बाय हिज फादर, किसको एनकरेज किया फादर ने? ये लड़के को। और मेहनत किसने की? ये लड़के ने किया। देखो, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म के आगे का जो सब्जेक्ट है वो यहां से गायब है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो एक तो सेंटेंसेस और लिखो तो। बताओ कैसे बनाओगे? बताओ, ये दोनों सेंटेंस बनाओ तो। शिशुपाल, सारी उम्मीदें है बेटा, शादी नहीं है, मैरिज लिखा है, देखो हिंदी तक नहीं आता। राहुल, लूज का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट होता है। हर्ष, बिल्कुल